हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवांश है। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हमने पहली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि दूसरी वीडियो में हम मौलिक अधिकार के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उन्हें इसी कारण से उन्हें संविधान में सम्मिलित किया गया है। आप मनुष्य के तौर पर पैदा हुए हैं तो कुछ अधिकार आपके होते हैं जो आपको प्रदान किए जाते हैं, प्रकृति आपको प्रदान कर देती है, उन्हें हम मौलिक अधिकार के रूप में संदर्भित करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इन्हें भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इनके बारे में विस्तृत चर्चा दी गई है और इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को, भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। ये सब चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं, कई परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, वनडे एग्जाम हुए उन सब में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप लोगों को फैक्ट, देखिए, नोट्स बनाना ठीक है, नोट्स आपकी बुक होती है एक तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लेक्चर पर ध्यान देना है, जो जो हम बोल रहे हैं उसी को आप बिल्कुल क्लियर करना है, उसको समझना है। ठीक है, तो अमेरिका की संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के रूप में एक परिभाषा कही जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता, इन सबका सम्मिलित रूप है मौलिक अधिकार। कि हम एक व्यक्ति हैं तो हमारे कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं कि हमें व्यक्ति के तौर पर प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें इस रूप में देखा जाता है। देखिए, आर्टिकल 12 से शुरुआत होती है आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी का वर्णन करता है। मतलब जो आर्टिकल 12 है वो गारंटी प्रदान करता है मौलिक अधिकारों की। और जो आर्टिकल 13 है वो मौलिक अधिकारों से, उसमें कहा गया है कि जो मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां होंगी, जैसे कि संविधान संशोधन होगा, कोई भी विधेयक लाया गया, अगर उसमें मौलिक अधिकार को कम किया गया है तो जहां तक कम किया गया है वहां तक वो कानून शून्य हो जाएगा। ये बिल्कुल, इसलिए इस मूल कहते हैं मौलिक अधिकार को, क्योंकि जहां मौलिक अधिकार आता है वहां सभी विधियां शून्य हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसे रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि विधेयक होते हैं, दो रूप से विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्य विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। सामान्य विधेयक में ऐसा होता है कि जैसे कि लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, उसका साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं, राज्यसभा से भी साधारण बहुमत से। लेकिन संविधान संशोधन में क्या होता है, उसको लोकसभा या कहीं भी जहां प्रस्तुत हो, लोकसभा में प्रस्तुत हो या राज्यसभा में प्रस्तुत हो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों, 2/3 सदस्यों का उसमें अनुमोदन जरूरी है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में 2/3 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है। और संविधान संशोधन में क्या होता है कि इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है जैसे कि कोई विधेयक होता है तो उसमें कोई दोनों सदनों में कोई विवाद है तो राष्ट्रपति कहता है कि इस विधेयक के लिए हम संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं। जो संयुक्त बैठक होती है उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो उसकी अध्यक्षता करता है। एक क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, संविधान संशोधन के अंतर्गत संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ये आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि और संविधान संशोधन, आप किसी भी चीज का संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं, चाहे मौलिक अधिकार हो या कोई भी चीज हो। आप संविधान संशोधन उतना ही कर सकते हैं जब तक कि वो संविधान के मूल ढांचे में प्रॉब्लम ना कर रहा हो। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए संविधान संशोधन के दौरान। ये बिल्कुल, जिसकी अभी जो 1973 में जो केशवानंद भारती मामला हुआ था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है कि आप संविधान संशोधन का मनचाहा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप वहीं तक परिवर्तन कर सकते हैं जहां तक संविधान का मूल ढांचा हो, उसमें कोई किसी भी प्रकार का समस्या ना आ रही हो, आप उसी समय उसी हद तक उसका परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि संविधान संशोधन काफी हुए हैं, अभी 101 में हुआ था जिसमें जीएसटी को अधिनियमित किया गया था। जो अभी कुछ ही महीने पहले हुआ है 106वां संविधान संशोधन, जहां महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये कुछ संविधान संशोधन है, काफी है। तो आप उसके लिए हम एक अगली वीडियो बनाएंगे जब उसमें जो भारत में प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, तो पहले हम आपको सातों के नाम बता देते हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29, 30, पहले संपत्ति का अधिकार था 31 के अंतर्गत, लेकिन इसको कानूनी अधिकार दिया गया है 44 संविधान संशोधन के द्वारा। और
सबसे अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो हम इनके बारे में क्रम बाई क्रम चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस आर्टिकल के अंतर्गत किस अधिकार को रखा गया है, उस अधिकार का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले शुरू करते हैं समता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14। इसका मतलब है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, अमीर गरीब कोई भेद नहीं है, आप अधिकारी गैर अधिकारी कोई भेद नहीं है, आप ऊंचे नीचे कोई भेद नहीं है, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। और इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक वो अपने पद पर हैं, उनके ऊपर किसी भी कार्रवाई का, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और उनके किसी भी कार्य को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, उनकी किसी बात को। ठीक है, तो ये इसके अपवाद हो गए हैं। और इसके फिर जैसे कि अभी आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा कि कोई किसी पार्टी के सांसद थे सदन में, उनके ऊपर किसी विशेष पार्टी के सांसद ने कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, सदन के अंदर नहीं, बाहर के अंदर। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाहर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर विशेष टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है, लेकिन सदन के अंतर्गत की कार्रवाई को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ये इंपोर्टेंट होता है। आप सदन में कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी सजा होगी तो सदन के द्वारा ही दी जाएगी, आपको किसी न्यायालय के द्वारा आपको सजा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 14 हो गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपको विभेद नहीं करेगा। देखिए, ऐसा नहीं कहेगा कि आप इस विशेष धर्म के हैं तो आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, आप विशेष जाति के हैं तो आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, तो इस प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा सरकार। ठीक है, हाँ, कुछ इसके अपवाद में कह सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन इसका अपवाद है। क्या है कि समानता के लिए, समता और समानता के लिए इस रिजर्वेशन को रखा गया है कि सभी लोग बराबर हैं, जो निचले तबके के हैं उनको भी सभी लोगों के बराबर रखा जाए, इसलिए रिजर्वेशन इसका अपवाद है। और आर्टिकल 16 में रखा गया है कि लोक नियोजन का या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। मतलब जो लोक नियोजन में जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनमें लोगों को अवसर के लिए समानता रखी जाएगी, किसी को आगे या वो पीछे नहीं किया जाएगा कि आप किसी जाति धर्म के हैं तो इस प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसमें भी आप रिजर्वेशन को एक अपवाद स्वरूप रख सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 17 में रखा गया अस्पृश्यता का, छुआछूत का। ठीक है, और आर्टिकल 18 में रखा गया उपाधियों का। जैसे कि पहले नहीं होता था कि राजा, महाराजा, धराजा, इस प्रकार की जो उपाधि हैं उनको हटा दिया गया। कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे इस प्रकार का टाइटल नहीं लगा सकता है, जो अब अपराध है। लेकिन इसमें जैसे कि सरकार द्वारा कुछ पद्मश्री हुए, पद्म विभूषण हुए, जिस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और हाँ, अगर आप कोई विदेशी राज्य आपको कोई उपाधि दे रहा है तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आप किसी विदेशी राज्य से आप कोई उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आर्टिकल 18 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रावधानों को रखा गया है। 6 में पहले है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि इसके अंतर्गत आप अपने या किसी अन्य के विचारों को आप प्रसारित कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी विषय पर कुछ बोलना है तो मैं खुलकर बोल सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया। शांतिपूर्ण जैसे कि सम्मेलन होते हैं, विरोध होते हैं, व्यावसायिक विज्ञापन आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। आपका सरकारी गतिविधियों के विरोध में आप प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप भूख हड़ताल नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। केवल प्रदर्शन और विरोध कर सकते हैं, वो भी सरकारी संपत्ति, सरकारी भूमि के ऊपर। किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर आप विरोध या प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर आपके विरोध या प्रदर्शन से यातायात में बाधा हो रही है तो भी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आप शांतिपूर्ण सम्मेलन से सरकारी भूमि पर ही विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार की आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति में कहा गया है। इसी में दूसरा पॉइंट है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की व्यवस्था। हमने आपको बता दिया कि बिना हथियार के आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेकर प्रदर्शन करें, वो अलाउ नहीं है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे कि मुझे कोई पार्टी बनानी है तो ये मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार, मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है कि मैं पार्टी बना सकता हूँ, कोई संघ बना सकता हूँ, कोई कंपनी बना सकता हूँ, व्यापार संगठन बना सकता हूँ, ये हमारा अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसमें चौथा पॉइंट है अबाध संचरण की व्यवस्था, स्वतंत्रता। अबाध संचरण, हम अपने देश के किसी भी कोने पर कहीं भी जा सकते, ये हमारा अधिकार है, कोई हमें रोक नहीं सकता। और हाँ, इसमें क्या है कि कुछ अपवाद है,
जैसे कोई अनुसूचित क्षेत्र है तो वहां पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर उनका अधिकार शुरू हो जाता है, उनकी संस्कृति का संरक्षण का अधिकार। तो हमारी अधिकार वहीं तक है जहां तक दूसरे का अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। अगर दूसरे का अधिकार हनन हो रहा है तो वहीं आपके अधिकार शून्य हो जाएंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का। और निवास का अधिकार, आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं। व्यवसाय आदि स्वतंत्रता, आप व्यवसाय कर सकते हैं पूरे भारत क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है आपको। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये 6 पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आर्टिकल 20 में कहा गया है जैसे कि आप अपराधी हैं तो आपको केवल, आपने अपराध किया है तो आपको केवल एक ही दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं एक अपराध के लिए आपको 2 दंड दिए जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, केवल एक ही दंड दिया जाएगा। और इसी में आगे पॉइंट दिया गया है इसके 3rd पॉइंट में कि आप अपने कृत्य के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई गलत कार्य किया है तो मैं उसकी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हूं कि मैंने ये कार्य किया है, ये मेरा अधिकार है, मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूं। तो ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत रखा गया है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया है, किसी दंड के द्वारा ही किसी व्यक्ति के प्राण या देश स्वतंत्रता पर आक्रमण किया जा सकता है। वैसे नहीं कि बिना दंड के, बिना कानूनी कार्रवाई के आप किसी व्यक्ति के इस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन करें, ये संभव नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसको इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। जैसे मेनका गांधी का मामला था, मामले में इस प्रकार इस अनुच्छेद को विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार, जो अभी इसी साल यूपीएससी का पेपर हुआ उसमें निजता का अधिकार पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21। ठीक है। जीवन रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि मैं अपने आप को ले लेता हूं, जैसे कि मुझे 10 दिन बाद फांसी दे दी जानी है, तो क्या होगा अगर मेरे फांसी में 12 दिन लग रहे हैं, तो जो 2 दिन है वो किस प्रकार, वो एक हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन, क्योंकि 2 दिन और हमें मानसिक तनाव में रहना है, मुझे यही तनाव में रहना है कि 2 दिन बाद मुझे फांसी दी जाएगी, तो ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। तो इस प्रकार जब फांसी होती है तभी दी जाती है, आगे पीछे इसको नहीं किया, पीछे किया जा सकता है, आगे नहीं किया जा सकता। ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इसी के अंतर्गत इसको बढ़त किया गया है। फिर तो इसको संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है मौलिक अधिकार में। सोने का अधिकार, हमें आराम करने का अधिकार है, कोई आपकी नींद को बाधा नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्रतिष्ठा का अधिकार, और हाँ, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, मतलब कहीं प्रदूषण, शोर, मतलब शोर हल्ला हो रहा है तो हमारा अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये भी अधिकार दिया गया है। ठीक है। अवसर का अधिकार, की सभी लोगों को हमें अवसर मिलने चाहिए, हमारा अधिकार है। और इसी में 21 काम में रखा गया है 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, जिसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ऐसी नहीं गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इसको 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में भी रखा गया है। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के अंतर्गत रखा गया है कि किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22। जैसे कि निवारक निरोध क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है, अगर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, जैसे कि चुनाव हुए या किसी प्रकार का कोई विशेष बड़ा कार्यक्रम है, तो उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हम प्रशासन अनुमान लगाता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, शक के आधार पर हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको अपने संरक्षण में रख सकते हैं, उसको नजरबंद कर सकते हैं। ये निवारक निरोध में रखा गया है। बिना सुनवाई में अदालत में दोषी आप आ सकते हैं, अदालत में आपको ले जाया जा सकता है शक के आधार पर। ठीक है। आर्टिकल 23, इसमें आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है कि आप मानव के दुर्व्यापार, यानी कि आप मानव के व्यापार, मानव का क्रय विक्रय, ये एक अपराध है। आप किसी मानव का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, दास प्रथा एक अपराध है।
दास प्रथा जो पहले पूर्वज लोग करते थे, दास लोग रखते थे, ये अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और आर्टिकल 24 में रखा गया है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि बच्चों को कारखानों में या किसी ऐसे खान में जहां मतलब उनके प्राण यानी कि उनके जीवन को खतरा है, वहां पर उनको नहीं रखा जाएगा। उम्र 14 तक, 14 के पहले तक उनको इस प्रकार के कारण में संलग्न नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 24। ठीक है। आर्टिकल 25, अब हम आर्टिकल 25 के बारे में चर्चा करेंगे। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अधिकार को दर्शाया गया। 25 में कहा गया है कि आप अपनी धार्मिक आस्थाओं, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने आचरण करने की स्वतंत्रता देता है ये अधिकार, आर्टिकल 25, कि हम मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, ये हमारा मौलिक अधिकार है। भगवान या उनके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने का अधिकार, कि कोई भी ईश्वर है, हम अपने अनुसार उसके साथ अपने उसको मतलब ईश्वर मान सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। धार्मिक पूजा करने का अधिकार, अपनी परंपराओं को मानने का अधिकार, समारोह करने का अधिकार, ये सब अधिकार आर्टिकल 25 के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक संप्रदाय जैसे धार्मिक संगठन, उनके बारे में उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है। धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता के बारे में रखा गया है, जैसे कि कोई भी धार्मिक संगठन है, उसको कोई भी कार्यक्रम करना है तो ये उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार में इसको रखा गया है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति है जो किसी धार्मिक संगठन या धार्मिक क्षेत्र का रखरखाव करता है, तो उसके ऊपर उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो टैक्स भरे, जो उसके संरक्षण के लिए जो उसे धनराशि प्राप्त की है, तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो टैक्स भरे। हाँ, और हाँ, जो शुल्क है वो टैक्स वो भर सकता है, टैक्स नहीं भर सकता है। ये शुल्क लगाया जा सकता है, जैसे नगर पालिका हुई, ये सब अगर टैक्स लगाते हैं, शुल्क, टैक्स नहीं शुल्क, टैक्स नहीं भर सकता है, शुल्क लगा सकता है, सरकार शुल्क लगा सकती है उस पर। ठीक है। आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राज्य निधि यानी कि राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धर्म शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 28। इसमें कहा गया है कि जैसे कि कोई सरकारी स्कूल है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और हाँ, संस्कृत को धार्मिक शिक्षा नहीं कहा गया है और उर्दू को धार्मिक शिक्षा नहीं कहा गया है। उर्दू एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, इसको धार्मिक रूप से नहीं जोड़ा गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्र में जिसकी विशेष भाषा है, विशेष लिपि है या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। जैसे कि हमारे क्षेत्र की कोई विशेष भाषा है या विशेष संस्कृति है, तो उसका संरक्षण का हमारे पास अधिकार है कि हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। और शिक्षण संस्था में केवल धर्म, जाति, लिंग, निवास के आधार पर रोक नहीं लगा जा सकती है। जैसे कि तुम विशेष धर्म को हो तो हमारे शिक्षण संस्थान में शिक्षा नहीं ले सकते, इस प्रकार का कोई भी संस्था, इस प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगा सकता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 20। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक है, कोई भी है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसको प्रशासन करने का उसका अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। जैसे कि कोई विशेष धर्म का है, सिख है, पारसी है, जैन है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, तो वो उसका अधिकार है कि वो अपना शिक्षण संस्थान ओपन कर सकता है, उसको प्रशासन कर सकता है। ठीक है। और हाँ, राज्य इसमें कोई विभेद नहीं करेगा कि तुम अल्पसंख्यक हो तुम्हें कम राशि दी जाएगी, तुम बहुसंख्यक हो तुम्हें अधिक राशि दी जाएगी, इस प्रकार का कोई शिक्षा संस्थानों के लिए किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 30। और आर्टिकल 31 के अंतर्गत रखा गया था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको कानूनी अधिकार दिया गया। आर्टिकल 300 का के अंतर्गत उसको रखा गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। आर्टिकल 32, ये आर्टिकल बिल्कुल सभी आर्टिकलों का पिता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे संविधान संशोधन होता है तो अपने अपने यहाँ संविधान मतलब ना जाना कठोर है ना जाना सॉफ्ट है। और ब्रिटेन के संविधान को व्यंग्य के तौर पर कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद महिला को पुरुष
पुरुष को महिला नहीं कर सकती, बाकी सभी प्रकार के संशोधन कर सकती है। ये व्यंग्य के तौर पर ब्रिटेन संसद के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 32 की चर्चा करते हैं। बहुत मूल संविधान है, इसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट रक्षक है मौलिक अधिकारों का। किसी भी प्रकार का आपका उल्लंघन होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जा सकते हैं। 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी आदेश होता है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। जैसे कैसे करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, इस प्रकार की वो रिट जारी करता है। रिट को हम आदेश कहते हैं। लेकिन इस मामले में रिट जारी करने के अधिकार में थोड़े उच्च न्यायालय के पास ज्यादा अधिकार है। वो किसी भी कार्य के लिए, किसी भी प्रकार के लिए उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, वो केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है। लेकिन उच्च न्यायालय किसी भी कार्य के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन अपने न्यायिक क्षेत्र में। जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है, हाई कोर्ट क्षेत्र आता है, हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश है, तो वो उत्तर प्रदेश एरिया में अपनी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार आप अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। वो एक्सप्लेन करेगा किस अधिकार के अंतर्गत क्या कहा गया। संसद एक्सप्लेन नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसको रखा गया है। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि जैसे कि कोई पुलिस सशस्त्र बल है, कोई खुफिया एजेंसी है, तो उनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनका कार्य विशेष कार्य होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू है, सैन्य शासन लागू है, तो वहां पर भी मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, कुछ उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 33 अंतिम, इसमें कहा गया है कि संसद को यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड भेद करे और कानून बनाए। कोई मौलिक अधिकार के ऊपर कानून बनाना संसद का काम है। उसका परीक्षण करना सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कहां तक जो संसद ने कानून बनाया है वो कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। वहां तक उसको, जैसे कि अभी फिलहाल जो हुआ था एसबीआई द्वारा जो चंदा वाला सिस्टम, कहा तो अरे यार जो असंवैधानिक घोषित करो तो चंदा लेते, नाम भूल गया बाबू, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का। जैसे कि अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया था कि ये व्यक्ति को सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि हमें सरकार की हर कार्य की, हर प्रकार की हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। हाँ, कुछ कार्य होते हैं जो सरकार के, जो जिन्हें गोपनीय ही रखा जाता है, उनको छोड़कर जो सरकार के छोटे मोटे कार्य होते हैं, मेन कार्य भी होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी सरकार दे, एक सूचना का अधिकार है हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार खत्म हुए। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार बहुत विस्तृत टॉपिक है, इसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार के बारे में लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या कहा गया है, कौन कौन हमारे मौलिक अधिकार हैं, किस प्रकार को उनसे संशोधन किया जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें, यहाँ से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहली वीडियो थी उसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम रही थी, कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम रही थी, कुछ क्वालिटी संबंधित प्रॉब्लम रही थी, तो उसको मैंने इस वीडियो में दूर कर लिया है। और किसी प्रकार की आपको समस्या है वीडियो संबंधित है, मेरे लेक्चर से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।